नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज के दिन अर्थात 8 मार्च को पूरे विश्व में यह दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का खास उद्देश्य है, इस दिन का एक खास मकसद है कि हम 8 मार्च को इसे एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनाते हैं। उद्देश्य है महिलाओं की प्रगति, महिलाओं के विकास की धारा की जो गति है उस गति को मापना, उसकी पड़ताल करना और साथ ही महिलाओं के लिए आगामी योजना बनाना कि महिलाएं कैसे आगे विकसित हों, एक गरिमा में जीवन कैसे वो जिएं, उनकी तरक्की, उनकी प्रगति कैसे सुनिश्चित हो। ये सब इस सब पर मंथन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए भी आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस इस दिन को सेलिब्रेट करता है और फिर यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में पूरी दुनिया अलग अलग तरह से इस दिन को मनाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो 1975 से मानी जाती है, जब 8 मार्च 1975 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में डेजिग्नेट किया था, उसको महिला दिवस का नाम दिया था और तभी से महिला दिवस मनाने की एक परंपरा चल पड़ी है। महिला दिवस मनाने के पीछे इसका एक उद्देश्य, एक इतिहास है कि कैसे महिला दिवस मनाने की का आधार, उसका बैकग्राउंड क्या है और क्यों हमने 8 मार्च को महिलाओं के लिए समर्पित किया। क्या ये दिन हमने महिलाओं को बहुत आसानी से समर्पित कर दिया? ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, एक लंबा उनका महिलाओं का संघर्ष है। फेमिनिस्ट जो थिंकर्स थे या एक्टिविस्ट थे, उन्होंने महिलाओं की तरक्की के लिए, महिलाओं की प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए संघर्ष किया, जिनमें बहुत सारी महिलाएं और पुरुष भी शामिल थे। नारीवादी आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि वो आंदोलन सिर्फ महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। नारीवादी आंदोलन हर वह व्यक्ति जो महिलाओं के विकास और तरक्की में विश्वास करता है वो उसमें शामिल हो सकता है। और बहुत से ऐसे महापुरुष, बहुत से ऐसे एक्टिविस्ट, बहुत से ऐसे थिंकर्स, बहुत से ऐसे चिंतक, विचारक विश्व में हुए हैं जिन्होंने महिलाओं की प्रगति, महिलाओं की तरक्की के लिए मुखर आवाज़ उठाई, मुखर आवाज़ को बुलंद किया और महिलाओं की आज़ादी, उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अद्भुत और उत्कृष्ट भूमिका निभाई। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में गारमेंट्स वर्कर्स, वुमेन गारमेंट्स वर्कर्स, वस्त्र उद्योग में लगी हुई महिलाएं सड़कों पे आ जाती हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर देती हैं। उनके आंदोलन का जो उद्देश्य था उसमें 3 प्रमुख बातें थीं। पहला कि महिलाओं को बेहतर वेतन मिले, बेटर पे फॉर वुमेन, क्योंकि उस समय महिलाओं का शोषण होता था, उनको पुरुषों से कम वेतन दिया जाता था। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की यही कहानी थी। अमेरिका जैसे देश में भी
ऐसा होता था कि महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था पुरुषों के मुकाबले। तो पहली मांग तो थी कि भाई महिलाओं को भी बेटर पे मिले, बेटर पे फॉर वुमेन। दूसरा था शॉर्टर आवर्स ऑफ वर्क, मतलब काम के घंटे कम किए जाएं। काम के घंटे जो है निश्चित नहीं थे और लंबे समय तक वर्कर्स को काम करना पड़ता था, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, 16-16 घंटे वर्कर्स से काम लिया जाता था। तो इसका महिलाओं ने विरोध किया और उन्होंने मांग की कि काम के घंटे कम किए जाएं। तीसरी प्रमुख मांग थी राइट टू वोट, मतलब हमें मताधिकार दिया जाए, वोट का अधिकार दिया जाए। यहाँ ये गौरतलब है कि अमेरिका जैसे बड़ी डेमोक्रेसी में जो 1776 में जहाँ क्रांति होती है और उसके बाद वहाँ पर एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित होती है, लेकिन बावजूद इसके महिलाओं को राइट टू वोट नहीं दिया गया था। तो अमेरिका जैसे देश में भी महिलाओं को मताधिकार के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा और 1920 में आके महिलाओं को अमेरिका ने राइट टू वोट दिया। लेकिन इसकी प्रमुख और मुखर मांग 1908 में श्रमिक आंदोलन, महिलाओं के श्रमिक आंदोलन ने उठाई और तब जाके 1920 में आके महिलाओं को ये अधिकार मिला। तो इस तरह से महिला सशक्तिकरण की जो आवाज़ है, महिला सशक्तिकरण के लिए जो संघर्ष है, उस संघर्ष ने ही महिलाओं की प्रगति, महिलाओं की तरक्की सुनिश्चित की और महिलाएं आज के युग में जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है या राजनीतिक क्षेत्र है या आर्थिक क्षेत्र है या सांस्कृतिक क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में महिलाएं बहुत बुलंदियों को छू रही हैं, बहुत बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं, बहुत ही महती और उत्कृष्ट भूमिकाएं निभा रही हैं। लेकिन ये सब संभव हुआ नारीवादी विचारकों, नारीवादी कार्यकर्ताओं, नेताओं के संघर्ष की बदौलत। और उन नारीवादी नेताओं ने जो संघर्ष किया, जो आवाज़ उठाई, जो लड़ाई लड़ी, उसकी वजह से महिलाओं को अवसर मिले, महिलाओं के लिए अवसर खुले, तरक्की के दरवाजे खुले, शिक्षा के जो मंदिर अर्थात स्कूल विद्यालय महिलाओं के लिए बंद थे, वो महिलाओं के लिए खुले और महिलाओं ने पढ़ना लिखना शुरू किया। जब महिलाएं पढ़ गई, लिख गईं, तो वो आवाज़ उठाने के लायक हो गईं। उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इस तरह से महिलाओं को ये तरक्की मिली और महिलाएं आगे बढ़ते हुए आज राजनीति में विशेष तौर पर आगे हैं और बहुत सारे देशों में महिलाएं शीर्ष पद पर पहुंच चुकी हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में महिलाओं की तरक्की और प्रगति की बुनियाद या उसका आधार आधुनिक भारत में महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी जीवन संगिनी, उनकी लाइफ पार्टनर माता सावित्रीबाई फुले के द्वारा डाली गई थी। और उस मजबूत बुनियाद पर आगे आने वाले पुरोधाओं ने समता मूलक समाज
का विचार रखने वाले, समतामूलक समाज का सपना देखने वाले और एक समावेशी शासन व्यवस्था, समावेशी आर्थिक व्यवस्था के पैरोकार के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने उस मजबूत बुनियाद के ऊपर एक भव्य इमारत खड़ी करी, नारी विकास की, नारी सशक्तिकरण की। ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए स्कूल स्थापित किए, लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए, लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, जिसके लिए उन दोनों को सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा। उनके ऊपर कई बार जानलेवा हमले भी हुए कि वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, महिलाओं को, बच्चियों को क्यों पढ़ा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उन्होंने घर छोड़ दिया, घर छोड़ना मंजूर किया, लेकिन बच्चियों को, बेटियों को, लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ाने का जो अद्भुत कार्य उन्होंने शुरू किया था, उसे रोका नहीं और उसे निरंतर आगे बढ़ाते रहे। तो नारी सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा सलूट क्रांति ज्योति, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय के महान योद्धा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले को बनता है। तत्पश्चात 20वीं शताब्दी में डॉक्टर अंबेडकर ने नारीवादी आंदोलन को एक नई धार दी, एक नई दिशा दी। वो उस नारीवादी आंदोलन को बहुत ऊंचाई तक ले गए, एक निर्णायक स्थिति तक लेकर आए और उस स्थिति में महिलाओं को लेके आए कि आज महिलाएं प्रगति के हर क्षेत्र में आगे हैं। इसका बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। एक नारीवादी चिंतक और एक्टिविस्ट होने के नाते उन्होंने महिलाओं के लिए संघर्ष किया, महिला अधिकारों के लिए संघर्ष किया, आवाज़ उठाई, चाहे वो मैटरनिटी लीव से संबंधित आवाज़ हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित आवाज़ हो, चाहे वो महिलाओं के मताधिकार या राइट टू वोट से संबंधित हो, महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हो, महिलाओं के प्रशासनिक और शासकीय क्षेत्र में हिस्सेदारी की बात हो, तो उन्होंने मुखरता से आवाज़ उठाई। और जब जब उन्हें मौका मिला महिलाओं की बेहतरी के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए कुछ कार्य करने की, तो उन्होंने आगे बढ़कर महिलाओं के हितों को प्राथमिकता पर रखते हुए, उन्हें प्राथमिकता देते हुए, अग्रता प्रदान करते हुए आगे बढ़े। और इसके कुछ उदाहरण हैं कि जब वो 1942 में ब्रिटिश शासन के दौरान श्रम मंत्री बने, लेबर मिनिस्टर बने, तो उन्होंने महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया। उसके बाद जो 1908 में अमेरिका की महिलाएं जो मांग कर रही थीं कि हमें काम के जो घंटे हैं वो कम किए जाएं, क्योंकि काम के घंटे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारा शोषण हो रहा है, हमें काफ़ी शारीरिक कष्ट होता है, दुख होता है, आराम नहीं मिलता। तो उस मांग के अनुरूप डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में जब वो श्रम मंत्री बने, तो उन्होंने भारत में भारत के श्रमिकों के लिए, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों थे, उनके लिए काम के 8 घंटे निश्चित किए। तो आज हम काम के 8 घंटे का जो सुख भोग रहे हैं, इसका श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। जबकि उस समय 14 घंटे और 16 घंटे श्रमिकों को या फिर कर्मचारियों को काम करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने 1942 में 8 घंटे निश्चित कर दिए, श्रम मंत्री के तौर पर, लेबर मिनिस्टर के तौर पर। और फिर जब उन्हें भारत का संविधान लिखने की एक
लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें एक जिम्मेदारी मिली, तो उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और ये दिखाया कि वो सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वो महिलाओं के भी भारत के सबसे बड़े नेता थे, महिलाओं के सबसे बड़े शुभचिंतक थे, भारत के सबसे बड़े नारीवादी चिंतक और दार्शनिक थे। और उन्होंने संविधान के प्रमुख स्तंभकार के तौर पर, संविधान के प्रमुख रचयिता के तौर पर महिलाओं के लिए वो सभी अधिकार सुनिश्चित किए जो पुरुषों को मिलते हैं। जो पुरुषों को मिल रहे हैं वही अधिकार उन्होंने महिलाओं को भी दिए। मतलब उन्होंने जेंडर इक्वलिटी और इंक्लूजन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया और फिर महिलाओं के लिए भी तरक्की के सारे रास्ते खोल दिए, क्योंकि वो खुद कहते थे, उनका खुद का मानना था, उनका मानना था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी विद द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। अर्थात डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को उस प्रगति से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। अर्थात यदि किसी समुदाय की महिलाएं पिछड़ी हैं तो फिर वो समुदाय, वो समाज प्रगतिशील नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता। तो समाज की प्रगति के लिए, समाज के विकसित होने के लिए महिलाओं का भी विकसित होना परम आवश्यक है। ये डॉक्टर अम्बेडकर की सोच थी, ये उनकी वैचारिकी थी, ये उनका दर्शन था। और फिर उन्होंने चाहे फंडामेंटल राइट्स के रूप में राइट टू इक्वलिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सभी अधिकार जो प्रमुख अधिकार हैं वो महिलाओं, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी दिए। समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, भेदभाव की मनाही, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया, इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल इंक्लूडिंग वुमेन, कोई भी महिलाओं को कमतर या दोयम दर्जे का नागरिक नहीं मान सकता। Women are as important citizen of India as men are। जितने पुरुष महत्वपूर्ण हैं उतनी ही महिलाएं महत्वपूर्ण हैं, और जो अधिकार पुरुषों को हैं वही महिलाओं के पास भी हैं। एक भी अधिकार महिलाओं के पास कम नहीं है, ज़्यादा हो सकता है। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान निर्माता के तौर पर ही सुनिश्चित किया। महिलाओं को सभी राजनीतिक अधिकार प्रदान किए, चाहे वो वोट का अधिकार हो, राइट टू वोट बहुत महत्वपूर्ण है। राइट टू वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट दैट एंश्योर्स द इंक्लूजन ऑफ सिटीजन्स इन डेमोक्रेसी। नागरिकों की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करता है राइट टू वोट। This is the right to vote which decides who will govern us। यही वो अधिकार है जो ये तय करता है कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा। Who will be our representative? Who will represent us? कौन हमारा प्रतिनिधि बनेगा, कौन हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारा प्रतिनिधि होगा, ये राइट टू वोट ही डिसाइड करता है। तो राइट टू वोट महिलाओं को भी उसी दिन से मिला जिस दिन पुरुषों को मिला। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान हो गया तो लागू हो गया, तो भारत की सभी महिलाओं को पुरुषों के साथ राइट टू वोट मिल गया। जबकि अमेरिका जैसे बड़े लोकतंत्र ने अपने संविधान के लागू होने के 150 साल से भी साल बाद तक ये अधिकार महिलाओं को नहीं दिया था, लेकिन भारत ने ये अधिकार महिलाओं को अपने संविधान के लागू होते ही दिया। तो इसका श्रेय बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। हालांकि बहुत से ऐसे और भी नेता थे जो महिला अधिकारों और सशक्तिकरण के पक्षधर थे,
लेकिन बड़ा श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है और वही भारत के सबसे बड़े नारीवादी नेता कहे जाते हैं। उसके बाद उन्होंने महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रयास किया था, जो उनके जीवन काल में वो प्रयास फलीभूत नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, लेकिन बाद में उनका वो प्रयास सफल हो गया। और वो प्रयास था महिलाओं का सशक्तिकरण, और जिसके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया था और हिंदू कोड बिल वो लेकर आए थे। लेकिन परंपरावादियों ने, संस्कृतिवादियों ने, रूढ़िवादी दकियानूसी लोगों ने उस कानून का विरोध किया और उस कानून को सिरे नहीं चढ़ने दिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस वक्त हुआ करते थे, तो उन्होंने भी डॉक्टर अम्बेडकर का साथ नहीं दिया, क्योंकि परंपरावादी रूढ़िवादी लोगों का बहुत ज़्यादा दबाव था और उस दबाव के सामने प्रधानमंत्री नेहरू झुक गए थे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर नहीं झुके। उन्होंने महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए, महिलाओं की तरक्की और उनके सशक्तिकरण के लिए अपना मंत्री पद त्याग दिया। उन्होंने ही किक्ड ऑफ द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि वो कानून मंत्री थे, वो लॉ मिनिस्टर थे। तो लॉ मिनिस्टर होने के नाते जब उनको लगा कि मेरा ये बनाया गया कानून संसद में पास नहीं हो पा रहा है, संसद इसको पास नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने अपने मंत्री पद को ठुकरा दिया कि मैं ठोकर मारता हूँ ऐसे मंत्री पद को, यदि मैं इस पर रहते हुए महिलाओं की बेहतरी नहीं कर सकता, समाज के शोषित वंचित वर्ग को मैं आगे नहीं उठा सकता, तो फिर इस पद का क्या मतलब है। और उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए उस पद को त्याग दिया। तो इस तरह से महिलाओं की तरक्की और प्रगति की इबारत भारत में लिखी गई है। इस तरह से महिलाओं को आज शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो प्रगति का आनंद मिल रहा है, उसके पीछे भारत का संविधान और डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष है, उनकी वैचारिकी है, उनकी भूमिका है। इसको जानने के लिए और समझने के लिए हमें डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ एक वर्ग विशेष का नेता, वर्ग विशेष का हितैषी के रूप में देखा जाता है, जबकि वो एक बहुत बड़े नारीवादी थे, बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। ही वॉज ए ग्रेट नेशनलिस्ट ऑल्सो। उन्होंने कहा कि फर्स्टली एंड लास्टली वी ऑल आर इंडियंस, कि हम प्रथमता और अंततः सब भारतीय हैं, यही हमारी पहचान है, भारतीय होना ही हमारी पहचान है। और उन्होंने कहा कि भारत के लिए, देश के लिए अगर मेरे हितों में और देश के हितों में कोई टकराव होगा तो मैं देश के हितों को तरजीह दूंगा। आई विल प्रेफर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन ओवर माई ओन इंटरेस्ट्स। तो ये दिखाता है कि वो कितने बड़े राष्ट्रवादी भी थे। पिछड़ों के लिए भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये सुनिश्चित किया कि किस तरह से उनकी प्रगति हो। इसके लिए आर्टिकल 340 शामिल किया, जिसमें ये लिखा कि पिछड़ों की प्रगति के लिए सरकार प्रयास करेगी और उसके लिए आयोग बनाया जाएगा, और आयोग बना करके ये देखा जाएगा कि पिछड़े लोग कौन कौन हैं और उनकी तरक्की कैसे की जाए। और उसी के बाद फिर मंडल कमीशन बना और मंडल कमीशन ने फिर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। तो इस तरह से इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमें
नारीवादी विचारकों और चिंतकों को पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उनकी वैचारिकी को जानना चाहिए। महिलाओं को खास तौर से उन पुरोधाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए जिनकी वजह से आज वो महिलाएं जीवन के क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। नहीं तो उनका जीवन बहुत ही दयनीय था। दे वर लिविंग इन ए वेरी मिजरेबल कंडीशन। देयर plight was very, you can say, miserable। घर की चार दीवारी उनका कार्य क्षेत्र था। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क के आधार पर उनको घर के काम सौंपे हुए थे। सोसाइटी वाज पैट्रियाटिक। पितृसत्तात्मक समाज ने उनको सार्वजनिक क्षेत्र से वंचित कर रखा था। लेकिन धन्य है नारीवादी चिंतक, विचारक और नेता और कार्यकर्ता, प्रमुख तौर से ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने महिलाओं की मुक्ति सुनिश्चित की, महिलाओं की प्रगति सुनिश्चित की। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी भी महिलाओं की प्रगति के लिए प्रयास कर रहे थे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर जो ये दिन 8 मार्च आज मनाया जा रहा है, इसका संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको एक थीम दिया गया है। 2024 का थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। इंस्पायर इंक्लूजन का मतलब है कि हमें समावेश या समावेशीकरण को महत्व देना चाहिए, उसको हमें उत्प्रेरित करना चाहिए ताकि समाज का हर वर्ग, जिसमें महिला भी शामिल हैं, वो विकास की धारा में शामिल हो सकें, वो विकास की मुख्य धारा में जुड़ सकें। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो 2024 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन वुमन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। मतलब कि हमें महिलाओं पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए, महिलाओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी नौकरी, उनके रोजगार में हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तभी वो आत्मनिर्भर बनेंगी, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनेंगी। और जब वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनेंगी, आर्थिक रूप से वो उनकी प्रगति होगी, तरक्की होगी, तो फिर देश की भी प्रगति होगी। तो इसीलिए है इन्वेस्ट इन वुमन, एक्सेलरेट द प्रोग्रेस। प्रोग्रेस को हम तभी एक्सेलरेट करेंगे जब महिलाओं की तरक्की होगी। तो इस अवसर पर मैं आपको अपनी एक किताब भी दिखाना चाहता हूँ जो मैंने लिखी है हाल ही में, और वो प्रकाशित भी हो चुकी है। और इस पुस्तक का जो टाइटल है